8. अर्श, अब हम लोग समझते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू हिंदू कॉस्मोलॉजी, समय की परिभाषा। समय की परिभाषा आई थिंक कल्चर को समझने के लिए भी बड़ा जरूरी है कि अब आते कहाँ से है। जब समय की बात होती है तो फिर ये लगता है कि क्यों ना हम समय को ही विस्तार से समझ लें। एग्जैक्टली और ये समय की अंडरस्टैंडिंग क्या है हमारे कल्चर के हिसाब से। एग्जैक्टली आई मीन द थिंग इज कि आज जब भी हम लोग टाइम की बात करते हैं तो इट्स ऑलवेज द GMT टाइम, द ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, जो कि एक यूरोप का सेट किया हुआ एक टाइम जोन है। बिल्कुल। और कैलेंडर भी उसी हिसाब से चलते हैं। आई मीन हमारे जो मंथ होते थे शायद से अलग होते थे, फागुन और शुक्ल चैत बैशाख, अब वो चीज अलग हो चुकी है। आई थिंक अर्श, हमारा कल्चर शायद इकलौता ऐसा कल्चर है जहाँ पे टाइम को बड़े इंटरेस्टिंगली समझाया गया है। बिल्कुल यस। हमारे लिए टाइम के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो है काल और काल समय भी है और काल अंधकार भी है। काल मतलब मृत्यु भी है जी, महाकाल जो कहते हैं, काल आपकी मृत्यु भी है। और दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस यार, कि अगर आप लाइफ को देखेंगे तो मृत्यु वही तो है कि आपका टाइम खत्म हो गया, कि आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम था, उसके बाद तो काल खत्म हो गया बेसिक। तो ये एक बड़ी इजी अंडरस्टैंडिंग देता है आम इंसान को समय को लेके। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि समय की और टाइम की क्या डेफिनेशन है, मैंने सुना है कि हमारे इसमें 4 युग होते हैं। सतयुग होता है, त्रेता, द्वापर, कलयुग होता है। अभी शायद कलयुग चल रहा है, जो कहते हैं बड़ा अंधकार वाला टाइम है, उसका पता नहीं क्या लॉजिक है। घोर कलयुग भी आएगा ऐसा लोग कहते हैं। ऐसा कहते हैं लोग, घोर कलयुग भी आएगा, उसके बाद एक कल की अवतार भी आएंगे, उसके बाद इस युग का समापन होगा, जैसा कि लोगों का कहना है। तो युगों का अगर मैं आपसे पूछूं कि इनका ये जो टाइम वेरिएशन कितना होता है, लाइक कितने साल मिला के एक युग होता है, और उसके बाद लोग कहते हैं महायुग होता है, एक मनवंतर होता है। चलिए मैं आपको एक बहुत सिंपल सी थ्योरी बताता हूँ। जब मैंने आपको शुरुआत में एपिसोड्स के बताया है इसके कि जब ब्रह्मा जी आंखें झपकाते हैं तब एक ब्रह्मांड की रचना होती है, फिर दूसरे ब्रह्मांड की। जितनी दिशाओं में वो देखते हैं, जितने नजरिए से वो देखते हैं, उतने ब्रह्मांडों की रचना होती है। ओके, ठीक है, ऐसा कहा गया है जी। इसके बाद जब ब्रह्मा जी से इतने ब्रह्मांड नहीं सहन होते हैं, क्योंकि इतने सारे ब्रह्मांड हो गए, बट ऑब्वियस है हमें काम करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, कोई ऐसा जो सारी चीजों को मैनेज कर ले, राइट? ओके। तो जो संचालन करता थे, जो विष्णु जी थे, उन्होंने कहा कि ब्रह्मा तुम ही किसी ऐसे चीज को नियुक्त करो, कोई ऐसी एनर्जी को नियुक्त करो जो सारी चीजों को टैकल करके तुमको उसका एक आउटकम दे। मैं आपको एक आम भाषा में समझा रहा हूँ। जी। तो ब्रह्मा टाइप का कोई। जी बिल्कुल, मैं इसलिए समझा रहा हूँ इस लैंग्वेज में, मुझे शास्त्रीय लैंग्वेज में समझाना चाहिए, पर मैं इस लैंग्वेज में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि जो आम लोग हैं सुनने वाले, वो भी हमारे सनातन को समझ पाए। तो राहुल, जब ब्रह्मा ने ऐसा सोचा तो उन्होंने एक मनु की रचना करी, ऐसा कहा जाता है। एक मनु की रचना करी। अगर मैं विष्णु पुराण के हिसाब से देखूं तो लोग बताते हैं कि जो मैंने पहले आपको कहानी बताई थी, क्षीर सागर में जो है ये लेटे हुए हैं विष्णु, उनके नाभि में से ब्रह्मा निकल रहा है। जी। तो इंटरेस्टिंगली उसी कहानी में मल्टीवर्स का भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जितनी बार विष्णु सांस लेते हैं, उतनी बार कई यूनिवर्सेस क्रिएट होते हैं, और जब वो सांस छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो उतने सारे मल्टीपल यूनिवर्सेस हैं, मल्टीपल ब्रह्मास जो है जी, वो उनकी मृत्यु हो जाती है। और इसको शायद एक डे ऑफ ब्रह्मा भी बोला जाता है, जिसे शायद कल्प कहते हैं। नहीं, लेकिन राहुल, डे ऑफ ब्रह्मा को एक चीज और बोलते हैं, जो मैं आपको बता रहा था जी, कि ब्रह्मा जब मनु की रचना करते हैं तो मनु क्या काम करते हैं, उनकी उम्र जितनी है, लेट सपोज मनु की जो उम्र है जी, जब वो बड़े होंगे, उसके बाद जब वो मर जाएंगे, तो जो मनु है वो आप ऐसे आम भाषा में समझिए कि वो 71 चतुर्युगों के बाद आता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे, थोड़ा सिंप्लीफाई वे में। आपने बोला कि 4 युग हैं जी, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। जब इस तरह के जो साइकिल है, अब आपने ये भी सुना होगा कि अब यही साइकिल दोबारा आएगा, सतयुग, द्वापर, त्रेता, फिर से यही चीज चलेगा। तो ये जब 71 बार हो जाएगी राहुल, 71 टाइम्स युगों का जो रिपीटेशन है, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, फिर सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, तब जाकर एक मनवंतर कंप्लीट होगा। यानी कि मनवंतर का मतलब होता है मनु की उम्र, मनु की एज। मतलब एक मनु की एज खत्म होगी, खत्म हो जाएगी। और एक मनु 71 साल का होता है जी, 71 चतुर्युगों का होता है। मनु 71 चतुर्युगों का होता है उसकी। आप ऐसे समझ, अब उसके अंदर जितने भी साल आ जाएं, क्योंकि अगर हम साल बताने पे आगे तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, आप समझने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। फिर भी रफली अगर बोले तो एक चतुर्युग जो होता है वो लगभग कितने साल का होता है?
राहुल, एक चतुर्युग जो होता है वो ऐसा कहा जाता है कि वो 43,20,000 साल का होता है। 43,20,000 साल में 43 बहुत सिंप्लीफाई वे में बोल रहा हूं। 20,000 साल का एक चतुर्युग होता है। एक चतुर्युग होता है जिसमें चारों युग कंप्लीट होते हैं। जी, अब आप जिसमें शायद हमारे कलयुग 4 लाख के आसपास का होता है। बिल्कुल, जो भी चल रहा है। बिल्कुल। और इसी चतुर्युगों के जो एक पैटर्न है, इसको आप इंटू 71 कर दें, यानी यही 43,20,000 वाला जो सिनेरियो है, इसको इंटू 71 कर दें, वो 300 करोड़ के आसपास। यस, वो 300 भी नहीं, वो 30,67,20,000 साल का एक मनवंतर होता है। ओके। अच्छा, इसके बाद कहा जाता है कि चूंकि उसकी उम्र पूरी हो जाती है जी, तो भगवान शिव आकर सारे ब्रह्मांडों का संहार कर देते हैं, जिसे बोलते हैं पूरा सब कुछ प्रलय आ गई, राइट, सब कुछ विध्वंस हो गया। तो कहा जाता है कि हर एक मनवंतर के बाद एक प्रलय जरूर आती है। 71 बार जब चतुर्युग हो जाएंगे जी, तो प्रलय आएगी। तो एक प्रलय आएगी, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी। के बाद प्रलय नहीं आती है, कभी नहीं आती। मतलब जब कलयुग खत्म होगा और हम लोग जब सतयुग में एंटर करेंगे तो उस टाइम में प्रलय नहीं होगी। नहीं, अब लिखा तो यही गया है, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी यही कहते हैं कि एक मनवंतर के बाद ही प्रलय का आरंभ होता है। मनु की मौत होगी, मतलब कि सिंबॉलिकली कहने का मतलब ये कि जितनी भी लाइफ है जी, लाइफ खत्म हो जाएगी। मनु का मतलब ही ये होता है कि जो उम्र मापने की गणनाएं हैं, ऐसे आप मान के चले, जब वो खत्म हो जाएंगी, जब आयु की जो परिधियां हैं जब वो खत्म हो जाएंगी, फिर उसके बाद एक नई आयु का जन्म होगा। ओके, दूसरे मनवंतर का जन्म। और राहुल, मैं आपको बहुत सरप्राइजिंगली ये बताना चाहूंगा कि हम लोग अभी जो है वो 7वें मनवंतर के अंदर हैं, यानी हमसे भी पहले जी 30,67,20,000 वर्ष बीत चुके हैं, इंटू 6 बीत चुके हैं, मतलब 6 मनवंतर बीत चुके हैं राहुल जी। अभी हम लोग जहाँ चल रहे हैं वो 7वां मनवंतर चल रहा है। 6 बार प्रलय आ चुका है, एग्जैक्टली, ये कहने का मतलब है कि 6 बार बिग बैंग हो चुका है। अब इस सारे कॉन्सेप्ट में मल्टीवर्स जैसे आपने बताया, वो कई बार बना, कई बार बिगड़ा, ऐसा माना जाता है। ओके, ये थोड़ा बिग बैंग की डेट से क्लैश है या नहीं है, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट। अर्श, ये मैंने सुना है और शायद हम सबका एक कॉमन सवाल है जी, कि लोग बोलते हैं इसे जो 4 युग है हमारे, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ठीक है। हाँ। अभी लोग कहते हैं कि जब सतयुग था तब लोग ज्यादा एनलाइटेंड थे, तब वो ज्यादा डिवाइन थे, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे युग बढ़ते लोग करप्ट होते जाते हैं। द्वापर युग में महाभारत वगैरह हुई तो थोड़ा करप्शन आया, कलयुग में कहते हैं वो ज्यादा करप्टेड है, सतयुग में कम था। तो अभी इसका एक लॉजिक ये दिया जाता है, मैं कहीं पर पढ़ रहा था एक, कि जैसे हमारे सोलर सिस्टम का जो सेंटर है वो सूरज है, वैसे हमारा सोलर सिस्टम भी जो है वो एक गैलेक्टिक सेंटर की चारों ओर रेवोल्यूशन कर रहा है, ऑर्बिट कर रहा है, और उस गैलेक्टिक सेंटर को विष्णु नाभि बोला जाता है। विष्णु नाभि, उसको विष्णु नाभि बोला जाता है। और जैसे जैसे हम उस गैलेक्टिक सेंटर से दूर होते जाते हैं, हमारा एक तरीके से, अब क्योंकि मेरे पास कोई बेटर वर्ड है नहीं तो मैं उसको स्पिरिचुअल करप्शन बोलूंगा फॉर द टाइमिंग, कि हमारा स्पिरिचुअल करप्शन ज्यादा होता है, हम लोग ज्यादा अपवित्र होते जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा कोई किसी पुराण में, किसी वेद में इस तरह की कोई चीज मेंशन है कि इस करके कहते हैं कलयुग में जो है पाप बढ़ते जाएंगे और इवेंचुअली कल्कि का आखिरी अवतार आएगा? अब राहुल, ये वही है जैसे आपने थ्योरी ऑफ क्रिएशन में मुझसे पूछा था जी, और खुद भी इनफैक्ट बताया था कि जिस चीज का उदय होता है उसका अंत भी होता है, वरना फिर कोलैप्स हो जाएगी सारी चीजें, राइट। मतलब अगर आप ग्लास से पानी खाली नहीं करेंगे तो आप पी नहीं पाएंगे, फिर दोबारा आपको पीना पड़ेगा, फिर दोबारा लेना पड़ेगा। सेम कॉन्सेप्ट शायद ये भी है। अगर आप वेदों के हिसाब से देखेंगे तो अथर्ववेद के 19वें खंड में राहुल ये साफ साफ मेंशन है, 54वां या 53वां सूक्त होगा शायद, उसमें समय के ऊपर पूरा है कि व्हाट इज काल, समय क्या है। ओके, ठीक है। अब समय को सब कुछ बताया गया है, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि समय शाश्वत है, तो उसके अंदर समय को बताया गया है कि वो एक अविनाशी चीज है, वो आत्मा के भी परे है। उसमें ये कॉन्सेप्ट बताया गया है कि वो सारे गंधर्व, यक्ष, किन्नर जितनी भी चीजें हैं उसको नष्ट करने वाला है, उसको सृजन करने वाला भी है, मतलब ऐसा उसमें बताया गया है। अच्छा, जब आप आखिरी सूक्त पढ़ेंगे तो उसमें ज्यादातर ये मेंशन है कि काल से ये जन्मे हैं और इन्हीं का काल द्वारा मरण होगा। ऐसा उनका कहना है कि जो काल जब आएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो हर एक चीज जितनी भी तुमने देखी अपनी आंखों से और जो समय के भी परे है वो उनको भी डिफाइन करेगा और उनको मार डालेगा, ताकि दूसरा मनवंतर या फिर अगला मनवंतर शुरू हो सके।
तो काल की परिभाषा उसमें बहुत अलग अलग तरीके से दी है कि ये भी काल है, वो भी काल है। मतलब हर एक चीज को बताया गया है कि जो भी तुम देख रहे हो जी वो भ्रम है और भ्रम के पार काल है। उदाहरण के बाद अंधेरा है जी। जैसे मनु अगर जन्मा है, लेट सपोज, तो जन्म को तो हम काल नहीं बोलेंगे, राइट जी, कि वो जन्मा है। जन्म लेने के बाद जैसे हमने बताया कि युग चलते जाएंगे, राइट जी, 4 युग का रिपीटेशन चलता जाएगा 71 युगों तक, 71 चतुर्युगों तक जी। और उसके बाद फिर काल आएगा जो सब कुछ खत्म कर देगा। ऑल्सो सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, हर युग के बाद एक काल आएगा। प्रलय काल अलग है, काल अलग है और प्रलय अलग है। जो उसमें क्या फर्क है उसमें? मतलब काल आएगा तो मतलब क्या जी, प्रलय जैसे कुछ होगा, राइट जी, काइंड ऑफ, लेकिन छोटा मतलब उतनी। अब छोटा का मतलब हमारे हिसाब से बिग बैंग टाइप का बात बोल रहे हैं। छोटा का मतलब हमारे हिसाब से पुनर्निर्माण है सारी चीजों का, ठीक है। उनके हिसाब से बहुत छोटा, क्योंकि वो न जाने कितनी चीजों का और निर्माण कर चुके होंगे। उसी तरीके से जो समय है, इसीलिए कहा जाता है ना राहुल की हर जगह समय की थ्योरी अलग क्यों है हर जगह पर, क्योंकि यदि एक ही टाइम पर सब कुछ नष्ट हो जाएगा तो शायद उसका सृजन करना वापस से पॉसिबल नहीं है। इसीलिए शायद ये जो समय की रेखाएं बनाई गई ना, 43 करोड़ 20 लाख, 30 करोड़ 67 लाख 2000, तो ये सब जो शायद बताई गई हैं, ये इसी वजह से बताई गई हैं ताकि एक विभिन्नता रहे, एक डाइवर्सिटी रहे प्रॉपर उन चीजों में समझने के लिए काल को। अक्सर लोग ये भी कहते हैं हर्ष कि टाइम इज बेसिकली एन इल्यूजन, मतलब एक कोई डायमेंशन इस संसार में ऐसा भी है जो टाइम के परे है, समय के आमतौर पे जब हम लोग महाकाल बोलते हैं जब उज्जैन में जाके मैं जब उज्जैन गया था और मेरा बड़ा मन था जानने की बेसिकली जो पूजा कर रहे हैं इसके मायने क्या है, तो महाकाल के मायने मुझे ये बताया गया कि जो काल से परे है और वो एक डायमेंशन इसी दुनिया में एग्जिस्ट करती है जी। जैसे आप लोग ध्यान व्यान करते हैं और तो जिस वो डायमेंशन में जाते हैं तो उस डायमेंशन में वो आप काल से भी ऊपर उड़ जाते हैं, काल से भी ऊपर उड़ जाते हैं। कभी मॉडर्न भाषा में ना वॉर्म होल्स की बात करते हैं। वॉर्म होल्स अगर किसी को ना पता हो तो मतलब बेसिकली आप एक तरीके का एक आप सुरंग समझ लीजिए जहां से आप टाइम ट्रैवल बेसिकली कर सकते हैं। आप एक टाइम से दूसरे टाइम पे जा सकते हैं। स्पेस टाइम के बीच में एक सॉर्ट ऑफ एक कनेक्ट, आप एक ब्रिज समझ लो, कनेक्ट बोल लो। तो इंटरेस्टिंगली महाकाल जो एक कॉन्सेप्ट है, मैं शिव जी को हम लोग इन डिटेल में लाइक डिस्क्राइब करेंगे, आगे बात करेंगे, लेकिन जब महाकाल आप बोलते हैं, क्योंकि आप एक अघोरपन से भी आते हैं, तो महाकाल कहने के आपके मायने क्या होते हैं? महाकाल कहने का मतलब ये होता है, शायद राहुल ये पूरा इन्हीं सब चीजों से जुड़ेगा कि पहली बात तो ये भोलेनाथ का नाम है, उसको तो हम लेते ही हैं। ओके। ऑल्सो कालों के काल को हम महाकाल बोलते हैं। जैसे प्रलय, उदाहरण के तौर पे जो मैंने आपको बताया कि कई सारे काल के बाद एक प्रलय आएगी, उसे हम महाकाल बोलते हैं। यानी वो जो अनंत प्रलयों का ज्ञाता है, जिसे पहले से ही पता है कि जितनी काल से परे है, जो काल के परे है, लेट सपोज जो काल को कंट्रोल कर सकता है, वो महाकाल है। मेरा ऐसा मानना है। मतलब इसलिए कि जब हम लोग सपने वगैरह देखते हैं यार, ठीक है, तो सपनों का टाइम जोन एकदम अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है, दुनिया ही अलग होती है। तो आप जो कहना चाहते हैं कि जो वो हमारा जो टाइम होता है, हमारे डायमेंशन का टाइम, हमारी फिजिकल रियलिटी का टाइम उससे परे होता है, उससे परे होता है। ये इंसानी प्रकृति का एक वो बनाया गया, एक पूरा निर्धारण बनाया गया। लेकिन जब आप बात करते हैं आत्माओं की ऊर्जा की, जब आप बात करते हैं अलग आयामों की ऊर्जा की, अलग आयामों की, तो वो आयाम हमारी अर्थ पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो आयाम कहीं और एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है राहुल कि वो आयाम हमारे बीच रहते हैं और हम लोगों को पता नहीं होता है। I mean, अलग आयाम मतलब कहने का मेरा ये कि अब अलग डायमेंशन से आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है मेरे से, लाइक वो एक अलग विषय है। मतलब मैं जब आप अलग डायमेंशन जब बोलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अब एक बहुत लेमैन सी परिभाषा अर्श की कहते हैं कि एक वेव नेचर होता है, पार्टिकल नेचर होता है। पार्टिकल कभी कभार वेव की तरह भी स्ट्रिंग थ्योरी जो है कि आप जो स्ट्रिंग को एक लंबी स्ट्रिंग को पकड़ के रबर बैंड को खींचते हैं तो उसमें एक वाइब्रेशन जैसी होती है, तो उसमें आपको मल्टीपल थ्रेड दिखाई देते हैं जी। तो सिमिलरली हो सकता है शायद इसी फिजिकल रियलिटी में मल्टीपल डायमेंशंस एक साथ एग्जिस्ट कर रही हो। बिल्कुल हो सकता है, ऐसा भी लोगों की थ्योरी है, कहने का मतलब ये है। अग्री, बिल्कुल हो सकता है। और ऑल्सो कि जब समय की आप बात करते हैं कि ये कैसे एग्जिस्ट करता है या वो कैसे एग्जिस्ट करता है जी। बात ये है कि हम लोग एक इतना छोटा सा पार्ट है ना, अगर आप एकदम प्रकृति के हिसाब से देखेंगे, जो एकदम ब्रह्मा के हिसाब से, लेट सपोज, क्योंकि जैसे मैंने मनवंतर आपको बताया कि हम लोग अभी 7वें मनवंतर में चल रहे हैं, वैवस्वत नाम है इस मनवंतर का, और इस मनवंतर में चल रहे हैं। जरा सोचो कि 14 मनवंतर के बाद
एक कल्प आता है राहुल, जैसे हम ब्रह्मा का एक दिन कहते हैं, जो आप शुरुआत में मुझसे कह रहे थे जी। तो ब्रह्मांड कितना विस्तृत है, ब्रह्मांड के अलावा अनंत ब्रह्मांड जो है वो कितने विस्तृत होंगे। फिर समय की परिभाषा ही कुछ ऐसी है जो डिफाइन नहीं करी जा सकती। यदि आप समय में जाने की कोशिश करेंगे तो और उलझ जाएंगे, ऐसा प्राचीन ऋषि मुनि कहते थे। मुझे शायद अर्श, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है बहुत वियर्ड अंडरस्टैंडिंग है, मैं पता नहीं इसको समझा पाऊंगा कि नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है यार कि आप जो बता रहे वो होते हैं मल्टीपल यूनिवर्स, वो मल्टीपल फिजिकल रियलिटीज हैं जी। वो एक कॉलोनी के अंदर बने हुए 36 मकान है जो कि अलग अलग मकान है जी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि व्हाट इफ हमारे ही इसी डायमेंशन में जिसमें हम और आप जी रहे हैं, क्योंकि हर एक एटम जो है वाइब्रेट करता है जी। हम भी इस वक्त वाइब्रेट कर रहे हैं, हम एक फ्रीक्वेंसी में हैं तो शायद हम एक दूसरे को फिजिकली देख पा रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे एटम्स जो इधर तो वाइब्रेट कर रहे हैं। तो इसी डायमेंशन में हो सकता है कि हम लोग का मल्टीपल वेव की तरह बिहेव कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। और एक वेव एक डायमेंशन हो जो शायद एक फ्रीक्वेंसी में आपको दिखाई दे। अग्री, बिल्कुल हो सकता है ये चीज। जस्ट लाइक ये मेरी खुद की अब आई गेस आपकी थ्योरी भी तभी आ रही है जब ये ऑब्जर्वेशन बहुत रेलेवेंट हो रही है, जब हम दोनों बात कर रहे हैं, जब हम दोनों की वेवलेंथ सेम हो रही है जी। एग्जैक्टली होता है ना, जब हम लोग कभी बातचीत करते हैं किसी के साथ, जब एकदम वेवलेंथ मैच हो जाती है तो आप एक अलग जोन में चले जाते हो। और कहा जाता है कि वही एक ऐसा टाइम जोन होता है जहां पर दो अलग अलग ऊर्जाएं मिल जाती हैं। आप उसको बोल सकते हैं। अब उस टाइम जोन को क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता, उसका मेंशन भी नहीं है कहीं पर। हो सकता है वो एक अलग डायमेंशन वो भी हो सकता है वो कोई एंटिटी उस डायमेंशन में हो। मतलब डिफरेंट रियलिटी, डिफरेंट टाइमलाइंस और अनंत ब्रह्मांड और उसके साथ साथ अनंत काल, उसके साथ अनंत काल। यस, और शायद समय ऐसा ही है।